नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। मरकज़ी हुकूमत ने भारी माली बोझ तले दबे टेलीकॉम सेक्टर को टेलीकॉम सर्विसेज की 4G और 5G के लिए तैयार करने के मकसद से आज 9 बड़े ढांचा जाती असलाहत करने का फैसला किया, जिनमें टेलीकॉम के ग्रॉस एडजस्टेड रेवेन्यू यानी AGR की तारीफ को माकूल बनाना, टेलीकॉम कंपनियों को कानूनी वाजिबात की अदायगी के लिए 4 साल की रियायत के साथ 10 साल का वक्त देना और अब 20 साल के बजाय 30 साल के लिए स्पेक्ट्रम मख्तस करना शामिल है। ये फैसले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में किए गए। हुकूमत ने इस शोबे के लिए 9 ढांचा जाती असलाहत और 5 तरीक़ेकार की असलाहत की मंजूरी दी है। काबीनी अजलास में किए गए फैसलों के बारे में बताते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात अश्विनी वैष्णव ने नामानिगारों को बताया कि AGR को माकूल बनाया जाएगा, इससे गैर टेलीकॉम आमदनी अलग की जाएगी। इसके साथ ये भी फैसला किया गया कि टेलीकॉम कंपनियों को मुख्तलिफ चार्जेस और स्पेक्ट्रम चार्जेस वगैरह की अदायगी में 4 साल की राहत दी जाएगी, ताकि वो 4G और 5G जैसी टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी करें और टावर वगैरह लगाएं। ताहम इसके लिए कंपनियों को MCLR पर 2% ज़्यादा सूद देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है और संकल्प है और हम सबको लक्ष्य दिया है, हम सबको क्लियर मैंडेट दिया है। 4G और 5G का कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी और रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इस पूरी टेक्नोलॉजी को भारत में डिज़ाइन किया जाएगा, भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और आगामी महीनों में BSNL हो और दूसरे नेटवर्क्स हो, इन सब में भारत की टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा। और न केवल भारत में डिप्लॉय किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड क्लास बना के इसको एक्सपोर्ट करें। जैसे आज हम दुनिया भर से 4G और 3G और 2G की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह से हम भारत से उसको एक्सपोर्ट करें। वो विजन हम लोगों के सामने है। उस पर हुकूमत ने आज मुल्क में ड्रोन के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए 120 करोड़ रुपए की पैदावार पर मबनी मराद का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत चारशंबे के रोज़ मुनक़्क़िदा काबीना की मीटिंग में फ़ैसला किया गया। मीटिंग में किए गए फैसलों के बारे में मालूमात देते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से दुनिया के मुकाबले में मुल्क के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी दस्तयाब होगी। अगले 3 वर्षों में इस शोबे में 5000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुतवक्को है और पैदावार तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की होने की तवक्को है। ड्रोन सेक्टर में इस वक्त तकरीबन 80 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ड्रोन की तैयारी से छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों को फ़ायदा पहुँचेगा और उससे स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 10 शोबों को पैदावार पर मबनी मराद देने का ऐलान किया है। उनमें ऑटो, टेक्सटाइल और मुतअद्दिद दूसरे शोबे शामिल हैं। क्योंकि कई बार ये धारणा खड़ी की जाती है कि अगर ये नई स्कीम आ गई तो पिछली का क्या होगा। तो इसमें मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि पहले से प्रभावी जो PLI स्कीम्स हैं, जो एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए जो 18,000 करोड़ रुपए की 18,100 करोड़ रुपए की जो योजना भी चल रही है वो भी, और फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जिसको हम फेम स्कीम भी कहते हैं, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की है। ये दोनों योजनाओं के साथ ये PLI स्कीम जो है, ये इसके साथ उसको भी बढ़ावा देंगे। इसका इंसेंटिव का लाभ भी उनको वहाँ पर मिलता रहेगा, जहाँ से एक और पर्यावरण की दृष्टि से हमें इसका लाभ मिलने वाला है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो, हाइड्रोजन सेल्स की बात हो, ये तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए हमें सक्षम भी बनाएगा भारत को, और साथ ही साथ हमें नई टेक्नोलॉजी, नए कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और नए व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको लाभ देगा। ड्रोन के लिए जो PLI योजना है, वहाँ 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक का नया निवेश आने की उम्मीद है। 1500 करोड़ से अधिक का इंक्रीमेंटल उत्पादन ये लाएगी, ऐसा लगता है। जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, वो ऑटो के क्षेत्र में लगभग 5 वर्षों में 42,500 करोड़ से अधिक का नया निवेश लाएगी और 2.3 लाख करोड़ से अधिक का इंक्रीमेंटल उत्पादन होगा।
गुजरात में वज़ीर आला बदलने के बाद नई वजारत की हलफवर्दारी तकरीब जुमेरात के रोज़ दोपहर 1:30 बजे होगी। इसमें सभी पुराने वज़रा को हटाया जाएगा। 27 नए एमएलएस को वज़ीर बनाया जाएगा। वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल के हलफ लेने के 2 दिन बाद आज वजारत की तश्कील दी जानी थी, लेकिन इससे पहले टीम के कुछ साथी नाराज़ बताए गए। पहले दोपहर 2 बजे होने वाला प्रोग्राम शाम के लिए टाला गया। अब ये जुमेरात को दोपहर 1:30 बजे होगा। भूपेंद्र पटेल की नई टीम को लेकर साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी, डिप्टी सीएम नितिन पटेल नाराज़ बताए जा रहे हैं। दरअसल वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल पूरी नई वजारत चाहते हैं। कैबिनेट में ख़वातीन की तादाद भी बढ़ाई जा सकती है। विजय रूपानी हुकूमत में शामिल रहे 11 कैबिनेट वज़रा में से सिर्फ दिलीप ठाकुर, गणपत वासवा और जयेश राडिया को ही नई वजारत में शामिल किए जाने का इम्कान है। बीजेपी के एक सीनियर कायद का कहना है कि भूपेंद्र पटेल नए वज़ीर आला हैं, इसीलिए उनकी टीम में भी नए अराकीन होंगे। पहले कहा जा रहा था कि उनकी कैबिनेट में कुछ अहम वज़ीर होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। वहीं ज़ात और इलाके के इक्वेशंस को भी ध्यान में रखा जाएगा। कैबिनेट में 22 या 25 अराकीन को रखने के बजाय 27 अराकीन की पूरी वजारत तश्कील देने की उम्मीद है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। आईटी टीम सोनू के मुंबई में वाक़ दफ्तर पर मौजूद थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकाउंट बुक में गड़बड़ी के इल्ज़ामात के बाद आईटी की टीमों ने सोनू सूद और उनकी कंपनियों से जुड़ी 6 मकामात पर सर्वे किया। बता देंगे कुछ दिन पहले ही दिल्ली हुकूमत ने सोनू सूद को स्कूली तुलबा से जुड़े प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस दौरान उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी चली थी, लेकिन सोनू ने खुद कहा था कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी सियासत पर कोई बातचीत नहीं हुई। सोनू सूद ने कोरोना वबा में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इसके बाद वो लगातार मुल्क भर के लोगों की मदद करते रहे हैं। कई रियासती हुकूमतों ने सोनू के साथ काम करने के लिए हाथ मिलाया, जिनमें पंजाब और दिल्ली की हुकूमत शामिल है। इसके अलावा सोनू ने गुड वर्कर जॉब ऐप स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाए हैं। वो मुल्क में 16 शहरों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगवा रहे हैं। कोरोना के दौरान किए गए सोनू के इंसानी खिदमत के लिए फैंस उन्हें मसीहा कहने लगे हैं। 48 साल के सोनू हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में काम कर रहे हैं। जल्द ही वो एक पीरियड ड्रामा पृथ्वीराज में भी दिखेंगे। इसके अलावा वो तेलुगु एक्शन ड्रामा आचार्य में भी काम कर रहे हैं। सितंबर 2020 में सोनू सूद को कोरोना वबा के दौरान उनके इंसानी खिदमत के लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2020 SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया था। फिलहाल वो मुल्क के हर खास आम की मदद के लिए सूद चैरिटी फाउंडेशन चला रहे हैं। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की चाशुम्बे के रोज़ अचानक तबीयत बिगड़ गई है। ऐसे में उन्हें बीच में ही काम छोड़ना पड़ा। चेकअप के लिए फौरी डॉक्टरों को बुलाया गया। जांच में कोई संगीन मसला सामने नहीं आया। ऐसे में फ़िलहाल डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। वज़ीर आला की तबीयत बिगड़ने के बाद रियासत में अलग अलग मुबाहिस शुरू हो गई। सीएम को जुमेरात को गवर्नर से मुलाकात करनी है। दिल्ली जाने का भी प्रोग्राम है। अब उनके बीमार होने के चलते कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगले साल होने वाले यूपी असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और यूपी की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली या अमेठी की किसी सीट से मैदान में उतर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो प्रियंका गांधी खानदान की पहली रुकन होंगी जो असेंबली इंतखाबात लड़ेंगी। इससे पहले गांधी खानदान के सभी अराकीन ने सिर्फ लोकसभा इंतखाबात लड़े हैं। ज़राए का कहना है कि प्रियंका की पहली पसंद अमेठी है, क्योंकि वहां राहुल गांधी की हार का बदला लेने के लिए अमेठी में लोकसभा इंतखाबात की ज़मीन तैयार करेंगी, जिससे स्मृति ईरानी को 2024 के लोकसभा इंतखाबात में चुनौती दी जा सके। बीते दिनों लखनऊ में हुई मीटिंग में एडवाइजरी कमेटी ने भी प्रियंका से कहा था कि उनके इंतखाबी मैदान में आने से कांग्रेस को यूपी में नई ताकत मिलेगी। इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने भी प्रियंका को तजवीज़ दी थी कि उन्हें असेंबली इंतखाबात में खुद मैदान में उतरना चाहिए। प्रियंका गांधी ने इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने को लेकर खुद कोई इशारा नहीं दिया, लेकिन ज़राए का कहना है कि प्रियंका गांधी के ऑफिस की तरफ से इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए रायबरेली और अमेठी के डेटा जुटाए जा रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में अमेठी से राहुल गांधी के इलेक्शन हारने के बाद वहां गांधी खानदान का दबदबा कम हुआ। वहीं कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी
कि सेहत ठीक नहीं होने के चलते रायबरेली में भी गांधी खानदान का जनता से राब्ता कम हुआ है। ऐसे में प्रियंका के इलेक्शन लड़ने से अमेठी और रायबरेली इलाके की जनता के साथ कांग्रेस के ताल्लुकात को मजबूती मिल सकती है। रायबरेली और अमेठी बरसों से गांधी खानदान का गल रहा है और प्रियंका इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं होने देना चाहती। साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद तो ऑफिशियली कह चुके हैं कि यूपी असेंबली इंतखाबात में प्रियंका कांग्रेस का चेहरा होंगी। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने चाशुम्बे के रोज एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि बीजेपी ने जब जीएसटी लागू किया तो दुकानदारों के घर में लक्ष्मी डालियां निकाली, कांग्रेस ने जब मनरेगा लागू किया तब लोगों के घर में लक्ष्मी डालियां निकाली। राहुल ने कहा कि हमने आरटीआई लागू करके करोड़ों लोगों के हाथों में दुर्गा की शक्ति डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे मुल्क में लक्ष्मी और दुर्गा पर हमले करते हैं। ये झूठे हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं। राहुल ने ये बातें महिला कांग्रेस के फाउंडेशन डे पर दिल्ली में मुनक्किद प्रोग्राम में कही। आज देश में आरएसएस की बीजेपी की सरकार है और इनकी आइडियोलॉजी जो है, इनकी जो विचारधारा है और हमारी जो विचारधारा है, अलग विचारधारा है। या एक विचारधारा देश पर राज करेगी या दूसरी विचारधारा देश पर राज करेगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता होते मैं ये बात समझता हूं कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में अब्बा जान के बाद अब चचा जान पर भी बहस होने लगी है। इस मरतबा किसान लीडर राकेश टिकैत ने एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी को चचा जान का नाम दिया। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने एमआईएम के लीडर अवैसी को उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात लड़ने के फैसले पर निशाना साधते हुए उनका नया नाम चचा जान दिया। राकेश टिकैत ने चाशुम्बे के रोज दावा किया कि अवैसी बीजेपी के साथ हैं और उन्हें भगवा पार्टी का चचा जान कहा। बागपत में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के चचा जान असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गए हैं। अगर वो यानी अवैसी उन्हें बीजेपी को गाली देंगे तो वो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराएंगे क्योंकि वो एक ही टीम के हैं। एमआईएम की जानिब से जोरावर लीडर अतीक अहमद को टिकट देने का तस्करा करते हुए टिकैत ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर जो कि भोपाल से रुकने पार्लियामेंट है और उनकी साख का क्या ख्याल है कि 3 मुतनाज़ा क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक की क़यादत कर रहे टिकैत इन दिनों तहरीक के लिए अवामी हिमायत हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रहे हैं। गुजरात के मैदानों से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों तक मूसलाधार बारिशों से भारी तबाही हुई है। गुजरात में सड़कों पर सैलाब का मंजर है, घर मकान सैलाब के पानी में डूब गए हैं। वहीं उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों रास्ते और शाहराहें बंद हो चुकी हैं। गुजरात में हो रही बारिश का सबसे ज़्यादा असर सौराष्ट्र इलाके में हुआ, जिसमें जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और जूनागढ़ ज़िले में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सौराष्ट्र गुजरात का एक ऐसा इलाका है जहां उमूमन कम बारिश होती है, लेकिन इस बार सितंबर के महीने में यहां बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सौराष्ट्र में ये हालात आगे भी बरकरार रह सकते हैं, जिसके पेश नज़र महकमे मौसमियात ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पेशन गोई के मुताबिक बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वहीं गुजरात के नए वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने रियासत के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला ने हालात का जायज़ा लेते हुए अफसरान से सैलाब से मुतासरा लोगों में राहत रसानी को तेज़ करने की हिदायत दी। वहीं उत्तराखंड के बेशतर इलाके भारी बारिश से बेहाल हैं। चमोली का पागल नाला एक बार फिर उफान पर है।
वहीं लैंडस्लाइडिंग के वाकयात भी रौनुमा हो रहे हैं। हालात के पेश नज़र बद्रीनाथ कौमी शाहराह 58 को बंद कर दिया गया। बारिश से राहत नहीं मिलने की वजह से मलबा हटाने का काम भी सुस्त हो गया। रविद्रप्रयाग में गुज़िश्ता 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं केदार हाईवे से लेकर बद्रीनाथ हाईवे तक जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है। बारिश बंदी नहीं हो रही है यार, बारिश बंदी नहीं हो रही है। कितने दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है? कल रात से એને કયો હેન્ડબ્રેક છે ને મારીને બહાર આવતા રહીએ નહીં પણ નીકળતા નથી. બહાર આવતા રહ્યો ઓલી ગાડી ચડે હા લઈ જાજો. હા ગઈ BMW ગઈ કર્યો જઈએ એ ખટારા ભટકાવાની હે એકલા. ये आईली होते वेगनर जाए भाई. करनाल के बाद दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने अपना रवैया नरम कर दिया है। किसान तहरीक के 9 महीने बाद इंतजामिया की गुजारिश पर NH-44 को एक तरफ से खोलने को किसान तैयार हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इस बातचीत के ख़त्म होने का रास्ता करनाल से ही खुला है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद सोनीपत के एक ऑफिशियल ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम और आम लोगों को हो रही परेशानी का हवाला देकर किसानों से ताउन करने की अपील की। उन्होंने मसले को दूर करने के लिए GT रोड पर लोगों को आने जाने के लिए रास्ता देने के लिए कहा। उन्होंने गुजारिश की कि किसान कायदीन इस पर गौर करें। उसके बाद इस पर बातचीत हुई और किसानों ने रजामंदी जाहिर की कि वो एक इलाके को वहाँ पे खोलने के लिए दीगर किसानों को भी रजामंद कर लेंगे। IPL 2021 के UAE लीग का आगाज़ 19 सितंबर से होने वाला है। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल फेज़ 2 के दौरान ऑडियंस को मैदान पर आने की इजाज़त दी जाएगी। BCCI ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोविड प्रोटोकॉल और UAE हुकूमत के क़वायद को ध्यान में रखते हुए दुबई, शारजा और अबू धाबी में खेले जाने वाले मैचों में महदूद तादाद में सीटें मुहैया होंगी। 2019 के बाद ये पहला मौका होगा जब IPL के दौरान फैंस मैदान पर नज़र आएंगे। पिछले साल कोरोना के चलते हिंदुस्तान के बजाय UAE में IPL 13 का इनेकाद अमल में लाया गया था और सभी मुकाबले बिना ऑडियंस के ही खेले गए थे। इस साल भी जब फेज़ 1 खेला गया था तो मैदान पर ऑडियंस को आने की इजाज़त नहीं मिली थी। बाद में कोरोना मामले सामने आने के बाद टूर्नामेंट को बीच में ही सस्पेंड कर दिया गया था। फेज़ 1 के सस्पेंड होने से पहले 29 मुकाबले खेले गए थे और बचे हुए बाकी 19 मुकाबले 19 सितंबर से UAE में खेले जाएंगे। BCCI ने प्रेस रिलीज में कहा कि 16 सितंबर से टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। इसे IPL की सरकारी वेबसाइट के ज़रिए बुक किया जा सकेगा। ये वेबसाइट का नाम है www.iplT20.com। इस पर टिकट को बुक करवाने की सहूलत मौजूद होगी। फेज़ 2 के सभी मुकाबले पिछली बार की तरह दुबई, शारजा और अबू धाबी में खेले जाएंगे। दूसरे मरहले का पहला मुकाबला 19 सितंबर को 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दुबई में खेला जाएगा। आज यानी चारशंबे के रोज शेयर बाजार नई ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 476 पॉइंट चढ़कर 58,723 पर और निफ्टी 139 पॉइंट चढ़कर 17,519 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। इस दौरान सेंसेक्स ने 58,777 का और निफ्टी ने 17,532 का रिकॉर्ड लेवल छुआ। इससे पहले सेंसेक्स 58,354 पर और निफ्टी 17,387 पर खुला था। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 22 शेयर्स बढ़त के साथ और 8 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए, जिसमें NTPC के शेयर 7.16% और भारतीय एयरटेल के शेयर 4.53% की तेजी के साथ बंद हुए। एप्पल ने मंगल की देर रात अपने कैलिफोर्निया स्ट्रीमिंग वर्चुअल इवेंट में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसमें iPhone
13 सीरीज के साथ नया एंट्री लेवल आईपैड मिनी, एप्पल वॉच सीरीज 7 शामिल है। एप्पल ने अपने नए आईफोन को पुराने मॉडल के मुकाबले में ज़्यादा एडवांस बनाया है। हिंदुस्तान में आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 की बिक्री 24 सितंबर से शुरू होगी। वहीं आईफोन 13 प्रो की बिक्री 30 अक्टूबर से और आईफोन 13 प्रो मैक्स की बिक्री 13 नवंबर से शुरू होगी। एप्पल के इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है ऑनलाइन पर, और एक ट्विटर पर खासकर आईफोन 13 ट्रेंडिंग कर रहा है। एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज़ के 4 मॉडल लॉन्च किए हैं। इनमें आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स शामिल हैं। आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 को एक कैटेगरी में ही रखा गया है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के केसेस पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 5 लाख से ज़ायद नए केसेस दर्ज किए गए और इस इजाफे के साथ दुनिया भर में कोरोना के केसेस का मजमूई आंकड़ा 22,68,52,734 हो गया। वहीं मरने वालों की तादाद बढ़कर 46,66,405 हो गई है। दुनिया भर में अब भी 1,85,71,646 अफराद का इलाज चल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के 27,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं और इस बीमारी से मरीजों की मौत का आंकड़ा 38,284, माफ़ कीजिएगा, जो लोग सेहतमंद हुए हैं उनका आंकड़ा 38,284 पिछले 24 घंटे में रहा। मंगल के रोज़ मुल्क में 61,15,690 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी गई और अब तक 75,89,12,277 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से चारशंबे की सुबह जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 27,176 नए मामलों की तस्दीक हुई, जिसकी वजह से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,33,16,755 हो गई। इसी दौरान 38,012 मरीजों की सेहतयाबी के बाद कोरोना से निजात हासिल करने वालों की तादाद 3,25,22,171 हो गई। एक्टिव केसेस 11,120 से कम होकर 3,51,087 हो गए। इसी अरसे में 284 मरीजों की मौत से मरने वालों की तादाद बढ़कर 4,43,497 हो गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को फेज 3 ब्रिजिंग ट्रायल्स का अप्रूवल दे दिया है। ये ट्रायल्स एक आध महीने में पूरा हो सकते हैं, जिससे अक्टूबर में स्पुतनिक लाइट लगाने को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये वैक्सीन शुरुआत में महदूद क्वांटिटी में मुहैया होगी। इसकी कीमत 750 रुपये रहेगी। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने कहा है कि रशियन डायरेक्टरेट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF की पार्टनर हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स की इजाज़त मांगी थी। कंपनी ने वैक्सीन को लेकर सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी और एफिकेसी डेटा जमा किया है। इसके बाद ACC ने उसे ब्रिजिंग ट्रायल्स की इजाज़त दे दी है। इससे पहले हुकूमत ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V को 12 अप्रैल को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। हिंदुस्तान समेत 65 से ज़्यादा मुल्कों में ये वैक्सीन लगाई जा रही है। हिंदुस्तान में प्राइवेट अस्पतालों के अगर हम डेटा देखें तो इन प्राइवेट हॉस्पिटल में इस वैक्सीन का लगाना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माना जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट या कोविड से बचने के लिए क्या बूस्टर डोज की ज़रूरत है? इस सवाल का जवाब आलमी सतह पर जो साइंटिस्ट हैं उसकी टीम ने अपनी हालिया रिसर्च में दिया है। साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर भी उतनी ही असरदार है कि लोगों को बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। लैंसेट जर्नल में पब्लिश इस रिसर्च में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका के फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के साइंटिस्ट शामिल हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि अब तक की गई रिसर्च कहती है कि कोरोना के हर वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार है। कोरोना के अल्फा और डेल्टा जैसे वेरिएंट से जूझने वाले मरीजों पर वैक्सीन 95% तक असरदार है। रिसर्चर्स और WHO के साइंटिस्ट डॉक्टर N मारिया का कहना है कि अब तक सामने आए रिसर्च के अंजाम बताते हैं कि वैक्सीन से उन मरीजों की जान बचाई जा सकती है जो कोरोना के ख़तरनाक इन्फेक्शन के रिस्क जोन में हैं। ऐसे में प्रायोरिटी उन लोगों को वैक्सीन देने की होनी चाहिए जिन्हें अब तक ये नहीं मिल पाई है। अगर बूस्टर से फ़ायदा होता है तो भी वैक्सीन की डोज ज़रूरी है।
इस तरह वैक्सीन की मदद से वबा को ख़त्म करने के साथ नए वेरिएंट को बनने से रोका जा सकेगा। रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि अगर वैक्सीन लगाने के कुछ महीनों बाद जिस्म में एंटीबॉडी कम हो रही है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वैक्सीन का असर कम हो गया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनने के बाद बीमारियों से बचने वाले इम्यून सिस्टम पुराने तजुर्बात की बुनियाद पर वायरस को अपनी मेमोरी में कैद कर लेता है। मुस्तकबिल में इस वायरस के दोबारा जिस्म में पहुंचने पर वो इसे हराने की कोशिश करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDA ने कोरोना वबा को देखते हुए बीमा कंपनियों को 31 मार्च 2022 तक के लिए नई कोरोना कवच और कोरोना रक्षक बेचने और पुरानी पॉलिसी को रिन्यू करने की इजाज़त दी है। इससे पहले इसे 31 सितंबर 2022 तक पॉलिसी जारी करने की इजाज़त थी। IRDA ने 18 से 65 साल के लोगों को कोविड के कवरेज वाली 2 स्टैंडर्ड पॉलिसी कोरोना कवच और कोरोना रक्षक जारी करने को लेकर बीमा कंपनियों के लिए पिछले साल जून में गाइडलाइन जारी की थी। ये पॉलिसी 3.5, 6.5 और 9.5 महीने के लिए वैलिड होगी। कोरोना कवच इंडेमिटरी वाली पॉलिसी है, जबकि कोरोना रक्षक बेनिफिट वाला कवर है, यानी जिनके पास कोरोना कवच होगा उनको कैश फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा या इलाज में होने वाले खर्च के लिए रिएम्बर्समेंट मिलेगा। जिन लोगों ने कोरोना रक्षक खरीदा हुआ है उनको कोविड होने पर क्लेम करने पर पहले से तय रकम मिलेगी। कोरोना कवच में पॉलिसी होल्डर को कम से कम 24 घंटे के लिए अस्पताल में दाखिल होने पर उसका खर्च दिया जाता है। उनको घर पर होने वाले इलाज के अलावा अस्पताल में भर्ती होने से पहले और उसके बाद का खर्च भी बीमा कंपनी देती है। कोरोना रक्षक खरीदने वाले पॉलिसी होल्डर को कोविड पॉजिटिव निकलने पर बीमा की पूरी रकम मिलती है, लेकिन इसके लिए पॉलिसी होल्डर का कम से कम 72 घंटे अस्पताल में दाखिल रहना ज़रूरी होता है। कोरोना कवच पॉलिसी के लिए इंश्योरेंस की रकम मिनिमम 50,000 रुपये से ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपये तक है। 50,000 रुपये के ये मल्टीपल में है। वहीं कोरोना रक्षक पॉलिसी में आपको मिनिमम 50,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख रुपये का कवर मिलेगा। अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने के बाद तालिबान के 2 ग्रुपों में एक बार फिर से झगड़ा होने की खबरें आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत बनने के कुछ दिन बाद काबुल में वाक़े प्रेसिडेंशियल पैलेस में ही तालिबान के 2 ग्रुपों में झड़प हो गई। तनाज़ा इस बात को लेकर हुआ कि अफगानिस्तान से अमेरिका को हटाने में किसका अहम रोल रहा और अब नई हुकूमत में इक़्तिदार का बंटवारा किस तरह किया जाए। हालांकि तालिबान ने इन रिपोर्ट्स की तरदीद की है। ये झगड़ा तब सामने आया जब तालिबान के 2 फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कई दिनों से लापता हैं। एक ज़राए के ज़रिए से खबर मिली है कि तालिबानी हुकूमत में डिप्टी PM बना बरादर हुकूमत की तश्कील के तरीके से नाखुश था। इस बात को लेकर उसकी खलीलुर रहमान हक्कानी से पिछले हफ्ते तीखी बहस हुई थी और दोनों के हामी आपस में उलझ गए थे। बता दें कि दहशतगर्द तंजीम हक्कानी नेटवर्क के अरकान खलीलुर रहमान हक्कानी को तालिबानी हुकूमत में रेफ्यूजीज़ के मामले की वजारत दी गई है। झगड़ा इस बात को लेकर भी था कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत का क्रेडिट किसे जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह अफगानिस्तान में इख्तिदार संभालने वाली तहरीक तालिबान के साथ बातचीत करे। जुमेरात के रोज़ फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बावर कराया कि अफगानिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर ढेर होने से बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके नतीजे में लाखों अफराद मौत का शिकार हो सकते हैं। गुटेरेस के मुताबिक तालिबान के साथ मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। उनका कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ ना बने, ख़वातीन और लड़कियां उनके हुकूक से हाथ ना धो बैठें जो उन्होंने गुज़िश्ता अरसे के दौरान में हासिल किए, अगर हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ नस्ली जमातें ख़ुद को नुमाइंदगी की हामिल महसूस करें तो फिर हमें ऐसा करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक अगर ज़रूरत पड़ी तो सूरत हाल मुनासिब होने पर वो किसी रोज़ अफ़गानिस्तान जाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अफ़गानिस्तान में एक जामे हुकूमत चाहती है जो तमाम अफ़गान माशरे की नुमाइंदगी करे। नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।